हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का बायोलॉजी का चैप्टर 1। उसका टॉपिक एक्सक्रीशन। लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वेस्टेज। हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन आए फूड, उसमें क्या हुआ, फिर रेस्पिरेशन हुआ। रेस्पिरेशन से क्या एनर्जी फॉर्म हुआ? एटीपी जो सेल में चला गया, वो उसको माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में उसको रिलीज किया एनर्जी। जैसे हमारे घर में पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी आता है, उसी प्रकार रेस्पिरेशन भी क्यों है, क्यों जरूरी है? ये ऑक्सीजन से ही ब्रेक डाउन होगा फूड का। इन ह्यूमंस, इन एनिमल्स, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग। और प्लांट्स की बात की जाए तो उन लोग में जस्ट उल्टा है। वो लोग क्या करते हैं, सिंपल चीज को लेके, सिंपल सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन हम लोग ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेकर सिंपल ब्रेक डाउन कर देते हैं उसको सिंपल सब्सटेंसेस में, तब उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन एक्सक्रीशन क्या कब आएगा? जब रेस्पिरेशन हो गया आपका, जब एनर्जी पूरे बॉडी में चला गया थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड या ब्लड और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड डिऑक्सीजनेटेड होता है। फिर हार्ट उसको पंप करेगा, एक मोटर की तरह काम करेगा। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन में हमारा जो वेस्ट है, इसमें उसको वेस्ट को रिमूव होना बहुत जरूरी है। मतलब यह है कि हमारे बॉडी में जो भी फूड होगा उसमें जो भी प्रकार के अनयूजुअल सब्सटेंसेस होंगे जो बॉडी को नहीं चाहिए, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। उस ब्लड में जो भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ठीक है, और आपका जो भी वेस्टेज में आपका जैसे आ गया उसका फ्लूइड वेस्ट हो गया जो भी आपका, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किडनी। ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? किडनी। किडनी हम लोग क्या समझेंगे कि जितने भी इसमें ब्लड में जितने भी ब्लड में वेस्टेज हैं, ठीक है, प्यूरिफाई करना है। हम लोग समझे थे कि ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड में, लेकिन ब्लड में वेस्टेज भी होते हैं बहुत प्रकार के, उसको देखेंगे अभी डिटेल में देखेंगे। तो क्या है कि जो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स हम भी टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो उसमें जो ब्लड को प्यूरिफाई करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी। तो किडनी अगर हम लोग देखें तो वो हमारा ह्यूमन बींग्स में होता है। और ह्यूमन बींग्स में ये काम, एक तो हम लोग को पढ़ना है टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और दूसरा टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स हम लोग को ये जानना है कि ठीक है, हमारे बॉडी में वेस्टेज का रिमूवल कैसे होगा? जो एब्जॉर्ब हो गया है, इस चीज को समझेंगे। जो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, ब्लड को प्यूरिफाई करना मेन इस टॉपिक का मतलब है। ब्लड प्यूरिफिकेशन, इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन। अब आप सब प्रोसेस कर लिए, न्यूट्रिशन कर लिए हो, आप रेस्पिरेशन कर लिए हो, उसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन भी कर लिए हो, यानी ब्लड में सब तरह का सब्सटेंसेस चला गया है। लेकिन ब्लड प्यूरिफाई कैसे हो? जो ब्लड में माइनर पार्टिकल्स चले गए हैं, जैसे कि आपके कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस, ये बताया नाइट्रोजनस वेस्टेज चले गए हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो वो कैसे निकले ब्लड से? क्योंकि वो तो हार्मफुल है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले किडनी का डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सिर्फ किडनी का नहीं बनाएंगे, पूरा किडनी से लेकर के ये यूरेथ्रा का डायग्राम बनाएंगे कि कैसे ब्लड किडनी में जाता है। वाटर फिल्टर की तरह है किडनी, ब्लड फिल्टर की तरह है, ब्लड फिल्टर की तरह है। इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना, प्यूरिफाई करना। ऑक्सीजनेटेड डिऑक्सीजनेट तो हो ही गया, उसके बाद ब्लड में यूरिया, यूरिक एसिड, अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स जो पाए गए हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो ब्लड का जो वेस्टेज है उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा थ्रू यूरेथ्रा। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले किडनी देखेंगे। तो ये आपका पहले तो आ गया आयोटा और वेना, ये आपका आ गया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, आप लोग बनाएगा सब, ठीक है। ये हो गया। यहां पे आपको कौन सा किडनी है? लेफ्ट किडनी इज हेयर। ये आपको यहां पे चला गया, वेन्स सब कनेक्ट है। थोड़ा सा इसको मिटाएंगे और यहां से आपका यूरिन, हाँ, ये जो वेस्टेज है वो फिर क्या होता है, यहां से आपका ब्लड जो है
वेंस वेना है जो आयोटा जो है वो आपका किडनी में चला गया, ब्लड प्यूरिफाई होगा, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद वो यूरेथ्रा से बाहर चलाएगा, तो यहाँ से समझेंगे, फिर इसको ऐसे बनाएंगे, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा क्या है, लेफ्ट किडनी। अब हम लोग क्या बनाएंगे, राइट किडनी बनाएंगे, और उसको भी कुछ इसी टाइप से, इन दोनों का वेन्स और दोनों उसमें कनेक्ट होगा, ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही बना दीजिए आप लोग, ये हो गया। फिर ये क्या होगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, और नीचे आगे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है उसका, ये चला गया। अब फिर इसका भी इसके साथ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसके ऊपर मतलब ऐसे टाइप सा है कि ये इसका लगेगा कि ऊपर में है, ये कुछ ऐसे। फिर ये नीचे आया, फिर ये आपका ऐसा हो गया। उसके ऊपर से एक जो आपका ट्यूब जो आ रहा है नीचे, वो है यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, वही प्यूरिफाई हो जाता है, तो जो वेस्टेज है उसी के थ्रू निकलेगा। इसको अच्छा से बनाएंगे, ये हो गया। लेफ्ट किडनी और राइट किडनी बनाएंगे अभी, ये क्लियर हो गया आपका। नेमिंग करेंगे अभी कुछ देर में, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इसमें बनाएंगे राइट किडनी। तो कैसे बनेगा, वो सेम बनेगा, बस अपोजिट रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही बना दीजिए। अब इसमें हम लोग को ये भी पढ़ना है कि अगर किडनी खराब हो जाए तो आर्टिफिशियल किडनी जो डायलिसिस होता है वो भी क्या होगा, इसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। वो क्या करेगा, अच्छा किडनी के पास एक फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन, वो क्या करता है, यूरिन को फिर से अब्जॉर्ब करके फिर से उसको प्यूरिफाई करता है और ज्यादा। लेकिन ये डायलिसिस में ये पॉसिबल नहीं है, वो एक बार करेगा। किडनी खराब कैसे हो जाता है, किडनी को इंजरी हो गया कोई चीज से, कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, कोई दवाई का असर हो गया, वो सब चीजों से किडनी भी वीक हो जाता है, फिर खराब हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। इसका थोड़ा बिया टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब सीड लाइक स्ट्रक्चर, किसका, किडनी का। तो इसको हम नीचे लाएंगे और सेम हेयर विड्रॉ, ये हो गया। इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरफ लेफ्ट किडनी और एक तरफ राइट किडनी। थोड़ा सा ऊपर होता है ये थोड़ा सा ऊपर होता है, रियलिटी में ऐसे होता है, ओके। ये हो गया डिटेल इसका डायग्राम, ओके ओके, ये हो गया। तो हम लोग क्या सीखे अभी कि किडनी क्या करता है, हमारा ब्लड फिल्टर करेगा। ब्लड फिल्टर इसको क्यों करना जरूरी है, सोचिए। ब्लड फिल्टर इसलिए करेगा कि ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंस अगर आ गए, आते ही हैं, तो क्या हो जाता है, उन कंपाउंड्स को ऐसे डिफ्यूजन करके नहीं हो सकता। जैसे आप ऑक्सीजन, जैसे ये जैसे हम एल्वोइली पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आना होगा कि एल्वोइली कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है उसका, एल्वोइली, ठीक है। लंग्स में जो होते हैं मिलियंस भरे होते हैं, तो कुछ इस टाइप का उसमें ब्लड कैपिलरी ऊपर में होता है, ठीक है। कवरिंग यहाँ से ये एयर जो है आपका यहाँ से इंसाइड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड O2, तो क्या होगा ध्यान समझिएगा, ये RBC है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें से डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन होना मतलब ऑस्मोसिस होना, यानी कि पानी का आदान प्रदान, और डिफ्यूजन यानी गैसेस का एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। कौन से गैस की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ये एल्वोइली की चीजें थी जो मैंने आपको लंग्स में बताया, ये अब किडनी में है, लेकिन ये तो डिफ्यूजन हो गया। अब आपको यहाँ पे और समझना है कि और प्यूरिफाई होना जरूरी है, क्योंकि यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब तो कंपाउंड निकल नहीं रहा है, जो भी इसमें कंपोनेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो कैसे निकलेगा। तो वो किडनी इसको फिल्टर करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तभी वो हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड
होने के बाद हमारा ब्लड कहाँ आएगा? किडनी के पास। ठीक है, ये फ्लो होता है, इसको ये सब फ्लो कौन करवा रहा है? ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? मोटर कहाँ है? हार्ट है, हार्ट इज द मोटर, तो वो आपको ये सब कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका यहाँ से ये कनेक्ट हो गया है, पीछे से ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ इस टाइप का बना दीजिए, हो गया। नेमिंग करेंगे अभी। इसके बाद क्या आया बताइए? इसके बाद ये तो किडनी हो गया, किडनी का ये थोड़ा सा और इसको बिया टाइप से कर दीजिए, बीज टाइप से, ये हो गया। ओके, ये तो हमारा लेफ्ट किडनी हो गया, राइट किडनी हो गया। अब इसमें से जो ब्लड प्यूरिफाई हो गया, फिल्टर हो गया, वो कहाँ जाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर में, उसको बनाते हैं। ये और नीचे में होगा, ये आपका यहाँ पे नीचे में आ गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया। इसको ये इसके जस्ट ऊपर होता है, ये इसके नीचे नहीं होगा। ये दोनों वेन्स है ना, वेना कावा और ओटा, वो उसके ऊपर होता है। ठीक है, ये आ गए हम इधर। ठीक है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी हो गया आपका, कुछ छूट नहीं रहा है। अब हम लोग इसमें क्या बनाएंगे? यूरिनरी ब्लैडर। उससे पहले यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि ये जो है ना, ये पीछे है। ओके, यहाँ तक आप लोग बना लिए होंगे। ये आप ऐसे कर लो, इसको और आप थोड़ा थिक बनाओ, ये हो गया, थिकनेस है थोड़ा। ठीक है, ये हो गया थिकनेस, इसमें हो गया, ओटा हो गया। ठीक है, ये अब हम लोग समझेंगे कि ये अब नीचे आएगा और इसमें ऐसे करके, ठीक है, स्ट्रक्चर है। यहां पे भी वही चीज होगा, सेम चीज, ये हो गया। अच्छा, हम लोग जो ऐसे बनाए हैं उसके लिए हम लोग को स्पेस चाहिए, तो ये पहले ऐसे कर लेते हैं, तब उसको बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके लिए और पीछे जाना हो जाएगा, पीछे स्पेस। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग जस्ट इसी में अब बना सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया हमारा एक पार्ट। दूसरा राइट साइड में वही सेम चीज, इसको मिटा देंगे। किडनी का फंक्शन तो आप लोग समझ ही गए क्या होता है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिए। इसको और लंबा कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो। ये हो गया, इसको ही मिटा के आप लंबा कर लीजिए और नीचे लेंथ, आइए नीचे जाके ना पतला हो जाता है। ये हो गया स्ट्रक्चर, क्लियर? अब इसको समझेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब हमारा ये पीछे वाला वेना कावा कहाँ जाएगा? तो वेना कावा जो है उसी के पीछे ऐसे करके आप बना लो। हाँ, हो गया। ये पीछे इसका आ गया, ये हो गया। इसको फटाफट आप बना लीजिए, और इसको अगर आपको सही करने का मन है तो सही कर लीजिए। ये हमारा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में ये पाइप जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहां से ये फिल्टर्ड जो हो गया, वो फिल्टर जो ब्लड हो गया वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर ब्लड में चल जाएंगे। लेकिन जो इसमें जो बैड सब्सटेंसेस थे, कंपोनेंट्स थे, वो तो जाएगा कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में। सही जवाब। तो इसको हम और नीचे करेंगे, थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, इसको और पतला। अब क्या बनेगा हमारा? यूरिनरी ब्लैडर। रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाए थे, यूरिनरी ब्लैडर ऊपर में होता था एब्डोमेन में, एब्डोमेन के नीचे, इसको देखो हम क्या बोल रहे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जस्ट स्टोमक के नीचे, यानी पेट के नीचे होता है एब्डोमिनल कैविटी, उसको बोलते हैं। एब्डोमिनल मतलब कि रिलेटेड टू स्टोमक, तो वो जो है ना उसके नीचे होता है क्या? यूरिनरी ब्लैडर। तब नीचे आता था स्क्रोटम, सबसे नीचे में जो बाहर रहता है,
उसका हमारा जो हम लोग पढ़े थे पूरा प्रोसेस, ये यूरिनरी ब्लैडर वही चीज का है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए। और फिर यूरेथ्रा आएगा, तो यूरेथ्रा मतलब पेनिस, वो उसके बारे में बातें हो रही है। यहाँ पे आपको यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर होता है, ये समझना होगा। मस्कुलर होता है, मस्कुलर कहने का मतलब ये बताएंगे कि आप इससे अगर मस्कुलर है तो इसमें वेन्स होंगे, नस होंगे, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि हम लोग बाथरूम को कंट्रोल कर लेते हैं, ये यही वजह से, क्योंकि ये मस्कुलर है। ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? यूरेथ्रा है, आप लोग को तो मालूम है, ये मैंने बताया है अभी। ठीक है, अब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या बताएं यहाँ पे? लेफ्ट किडनी, इसको लिख लीजिए, लेफ्ट किडनी। ठीक है। हेयर इज राइट किडनी, हेयर इज राइट किडनी, हेयर इज लेफ्ट किडनी, हेयर इज राइट किडनी। व्हाट इज दिस? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर आप लोग नोट करिए, ड्राइंग बनाइए उसको, डायग्राम, और बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बनेगा। आप ऐसे एक ही साइड बनाइएगा, हम तो बोर्ड पे बना रहे इसीलिए नंबर मिलेगा ऐसे। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन बाहर आ जाते हैं। यहाँ तो पहले बना लीजिए। फिर आगे, व्हाट इज दिस? ओटा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे लेफ्ट रेनल आर्टरी, यहां पे है लेफ्ट रेनल। रेनल मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू किडनी आर्टरी। ठीक है, रिलेटेड टू किडनी, लेफ्ट रेनल आर्टरी। ठीक है, ओटा हो गया और यूरेथ्रा भी हो गया। और क्या हो सकता है? राइट किडनी हो गया। ठीक है, यहां तक बना लीजिए। वेन के बारे में, लेफ्ट, इसको लिखेंगे लेफ्ट रेनल वेन। रेनल वेन मतलब रिलेटेड टू किडनी वाले। ठीक है, तो लेफ्ट, इसको भी लिख लेंगे लेफ्ट रेनल वेन। ठीक है, ये हम लोग को 10th क्लास में इसका बस नेमिंग समझना है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये वाला पार्ट भी आप बना सकते हो, इसमें मत बनाना, लेकिन आप एक अलग से बना सकते हो अगर आपका छूट गया हो तो। ये सब जब कंप्लीट हो गया, जब आपको ये सब समझ में आ गया कि ठीक है, यहाँ पे आपको किडनी है, किडनी देख रहे हो कौन टाइप का स्ट्रक्चर है? सी लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर होता है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लेफ्ट यूरेटर। ठीक है, सही जवाब। ये राइट यूरेटर, इसको भी लिख लीजिए, लेफ्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको जो भी अंदर में सवाल है, आप उसको कमेंट में कर सकते हैं। हम उसको अलग से ही एक सेशन बना के, डाउट सेशन, उसको क्लियर कर देंगे। सवाल लेकिन जरूर पूछिएगा आप लोग कमेंट्स में। ये जब आप सब बना लिए हो, तो ये पीछे को क्या बोलते हैं? ये जो पीछे का है, इसको बोलते हैं हम लोग, कैविटी को क्या बोलते हैं? इस पीछे को जो कैविटी है, उसको बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले आप डायग्राम बना लीजिए। हो गया, इसको मिटा दें। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये हो गया क्लियर। इसके बाद एक और डायग्राम है, वो हम लोग इसको भी बना के समझेंगे। उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स क्या है कि वो भी उसे इसमें किडनी के उसमें होता है कि किडनी के अंदर की बातें हो रही कि लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरेट यूनिट्स इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। ये इसके अंदर है, किडनी के अंदर। इसके बारे में हम लोग देखेंगे यहां तक। ओके, तो ये हम लोग डायग्राम तो समझ गए। अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे। पहला नोट जो हम लोग लिखेंगे वो आप लोग लिखिए कि क्या है कि हमारा इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने सारे पार्ट्स हैं। पहला हमारा क्या आया? किडनी।
किडनी। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट है किडनी, दूसरा अ पेयर ऑफ, इसको लिखिए आप लोग, अ पेयर ऑफ यूरेटर। अ पेयर ऑफ यूरेटर गया, उसके बाद वो जो पाइप था यूरेटर था जहां से यूरिन बाहर जा रहा है, तो ये पेयर ऑफ यूरेटर्स। नाउ थर्ड जो है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो आपका कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। देखिए अ यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद तो आप लोग जानते हैं कहाँ जाएगा वो, फिर यूरेथ्रा में। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में होता है हद तक, क्योंकि इसमें वेन्स होते हैं और मस्कुलर होता है ये किडनी। ये यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बातें हो रही हैं, ये कैसा होता है ये आप लोग लिख लीजिए, मस्कुलर है। किडनी के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि वो कंट्रोल में है, ये मस्कुलर है और वेन्स जो इसमें होते हैं, इस वजह से ये कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट, किडनी लोकेटेड कहाँ है, किडनी के बारे में कुछ बातें हैं जो अभी मैंने बताई। एब्डोमेन कहाँ होता है वो आप लोग बोलिए, इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो किडनी लोकेटेड के बारे में क्या ख्याल है, लोकेटेड इन एब्डोमेन बताए थे, पेट के नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्डोमेन। कॉमा देके लिखिए, वन ऑन आइदर साइड। ठीक है, ये हो गया लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है। इट मीन्स दैट की लोकेटेड इन एब्डोमेन एंड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द, यानी कि जो पीठ है ना बैकबोन, उसके यहाँ जो नीचे का हिस्सा है आपका, वो दोनों में से किसी एक साइड में होगा। ठीक है, बैकबोन के पीछे में होगा, यहाँ पे नीचे में होगा कमर के, ठीक है, आसपास नीचे में होगा आइदर साइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ये साइड में आप लोग कर लीजिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट, इसी में एक और, इसके अंदर होता क्या है किडनी को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि किडनी अभी टॉपिक चल रहा है। बैकबोन को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहां तक आप लोग पहले लिख लीजिए, नोट हो गया। किडनी में है क्या, अच्छा आप एक बात बताइए, लंग्स में क्या था, जो किडनी और लंग्स में बस यही अंतर है ना कि लंग्स जो है ना वो ब्लड को क्या कर रहा है, डिफ्यूजन से ऑक्सीजनेटेड कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड से। किडनी प्यूरिफाई कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे क्या कि किडनी जो है, ठीक है, हम लोग इसको समझेंगे क्या कि इसमें कैसे ब्लड पहुंच रहा है, ब्लड कैपिलरी से। लंग्स में भी बहुत सारे, अभी एल्वोली का बनाया डायग्राम, उसमें जो आरबीसी जा रहा था वही तो ब्लड कैपिलरी था चारों तरफ, और उसके अंदर में जैसे ये है एल्वोली, ये ब्लड कैपिलरी है, और यहाँ से आपका एयर आना जाना हो रहा है, जो आप सांस लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो ये डिफ्यूजन हो रहा है। लेकिन इसमें लोग समझेंगे क्या, इसमें कैसे हो रहा है, तो इसको लिखेंगे कि क्लस्टर ऑफ, क्या कंटेन किए हुए हैं, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन, यानी बड़े पतले वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। बस ये था पॉइंट, ब्लड कैपिलरी पतले थिन वॉल्ड के इसमें है, ये आप नोट कर लीजिए पहले। अब इसमें एक और जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि जो दोनों किडनी है ना, राइट और लेफ्ट वाले, दोनों में नेफ्रॉन्स होते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग इंग्लिश में, ईच कैपिलरी। अच्छा, कैपिलरी के बारे में कि कैपिलरी होता कैसा है, ये जो ब्लड कैपिलरी कप शेप्ड कैपिलरी होता है, कप शेप्ड। अभी हम लोग एल्वोली में भी देखे थे यही चीज की कप शेप्ड था, इसमें भी कप शेप्ड आपका स्ट्रक्चर है। वही चीज को हम अच्छा से लिखेंगे, ईच कैपिलरी, एक ही कैपिलरी के बारे में बात हो रही है, ईच कैपिलरी लिखेंगे इसको, ईच कैपिलरी क्लस्टर यानी ग्रुप, ग्रामर है यहाँ पे, क्लस्टर यानी ग्रुप, इज एसोसिएटेड विथ, ये हो गया आपका, ठीक है, सब कुछ ओके है। एसोसिएटेड विथ व्हाट,
द कप शेप्ड, कप शेप्ड तो आप लोग समझ रहे हो, कप लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप्ड, ठीक है। ईच कैपिलरी क्लस्टर्ड इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब, यानी कि जब आपका ट्यूब इंड हो रहा है, हम लोग देखे थे अभी डायग्राम में, इंड ऑफ अ ट्यूब, तो जब ट्यूब इंड हो रहा है तो उसका लास्ट में कप शेप्ड होता है, जहां पे ब्लड जाता है और वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिफ्यूजन जो भी होगा, और वो प्यूरिफाई हो जाता है। प्यूरिफाइड होके जो यूरिन, यूरिक एसिड जो उसमें से निकाले गए ब्लड में से, नाइट्रोजनस वेस्ट निकाले गए, और नाइट्रोजनस वेस्ट है क्या वो भी हम अभी लिखवाएंगे आपको डिटेल में, तो वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर चलेगा, ठीक है। ये हो गया, इसको यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद लिखेंगे दैट कलेक्ट्स, दैट कलेक्ट्स व्हाट, दैट कलेक्ट्स व्हाट, फिल्टर्ड यूरिन। वो देखिए आप पहले समझिए यहाँ पे कि अगर किडनी है तो किडनी क्या क्या एब्जॉर्ब किया, किडनी क्या क्या, मान लीजिए किडनी है, किडनी एब्जॉर्ब किया, ब्लड कैपिलरीज में है ही, तो वो क्या करेगा, फिल्टर्ड यूरिन को, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फिल्टर्ड यूरिन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, कलेक्ट को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब इस पॉइंट को समझेंगे, ईच कैपिलरी क्लस्टर ग्रुप इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब, यानी कि मान के चलिए आपका ये ब्लड कैपिलरी, अभी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, तो ये जो कप शेप्ड बन जा रहा है आपका, कप शेप्ड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिल्टर्ड यूरिन, यानी कि यूरिन जो है सिंपल यूरिन कलेक्ट हो जा रहे हैं, कलेक्ट हो जा रहे हैं, जो यूरिन है वो कलेक्ट हो जा रहे हैं और फ्रेश ब्लड को हमारे बॉडी में भेज दिया जा रहा है। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया आपका। नाउ फोर्थ पॉइंट, जो भी हम नेफ्रॉन्स के बारे में बताएं, नेफ्रॉन्स के बारे में मतलब वो लिखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरेशन, लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ, अगर हम हटेंगे आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरेशन व्हाट, जो लार्ज नंबर है किडनी में फिल्टरेशन, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्टरेशन व्हाट कॉल्ड, अभी हम बताएं फिल्टरेशन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड। अगर डिटेल में समझे कि किडनी के अंदर कौन है जो फिल्टर कर रहा है ब्लड कैपिलरी के से जो कनेक्टेड है, यानी ब्लड कैपिलरी से ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, ब्लड कैपिलरी क्या, ब्लड उसमें होता है, उसमें फ्लो करता है, तो उसको कौन फिल्टर कर रहा है, नेफ्रॉन्स, यानी ब्लड प्यूरिफाई, ब्लड कैपिलरी में से, इसको अंडरलाइन कीजिए कैपिलरी को, उसमें से ब्लड कैपिलरी में से कौन फिल्टर कर रहा है ब्लड को, नेफ्रॉन्स, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ये हो गया आपका क्लियर फोर्थ पॉइंट। और ये कैसे होता है हम बताए थे, क्लोज टुगेदर, आपस में पैक्ड होते हैं, पैक्ड क्लोज टुगेदर, एक जाल की तरह होता है जिसे ये प्यूरिफाई कर देता है इसको, ब्लड को, पैक्ड क्लोज टुगेदर। ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट अब सोचिए क्या होगा कि शुरू में इनिशियल फिल्टर रेट जो होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, आपका अमीनो एसिड हो गया, वो रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। एग्जांपल अभी पहले लिखते हैं तब समझेंगे। इन इनिशियल फिल्टर रेट, इन इनिशियल फिल्टर रेट क्या होता है, अभी हम बताए थे, किडनी रीअब्सॉर्ब करता है, रीअब्सॉर्ब करेगा, पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है ब्लड में से, यूरिन को अब्सॉर्ब करता है, रीअब्सॉर्ब पहले बनाया, यूरिन निकला, उस यूरिन को पहले ही नहीं भेजेगा यूटर के थ्रू, यूरेथ्रा में ये सब नहीं भेजेगा, ठीक है, यूरिन को नहीं भेजेगा यूरिनरी ब्लैडर में, सबसे पहले फिर से रीअब्सॉर्ब करेगा। तो रीअब्सॉर्ब करेगा, उसको लिखेंगे कि उसमें क्योंकि कुछ कुछ सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वो तो रह गया ना, वो तो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको निकालना नहीं है, वो बॉडी में जाना चाहिए। तो क्या करेगा, इन इनिशियल फिल्टर रेट सच एज, लिखिए सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, और क्या होगा आपका सॉल्ट्स। ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में आपका देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट तो कंटेंट होता ही है, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है, और आपका क्या होगा जो मैंने बताया सॉल्ट्स, सॉल्ट्स भी तो प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होगा, एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन व्हाट, प्रेजेंट इन वाटर, मतलब मेजर अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में, तो उसको कैसे सेलेक्टिवली इसको रीअब्सॉर्ब कर लेता है। इसमें किडनी के पास ये फीचर्स हैं,
कि ग्लूकोज ब्लड में से, उसको मालूम है कि ये ग्लूकोज इसमें कौन सा कंपाउंड और कैसे हमको एब्जॉर्ब करना है। ग्लूकोज अंडरलाइन कीजिए अमीनो एसिड और सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, उसको क्या करता है यूरिन में से ये किडनी जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। यही चीज उसमें नहीं होता आर्टिफिशियल किडनी में, जहां पे डायलिसिस जो बोलते हैं हम लोग प्रोसेस को, आर सेलेक्टिवली व्हाट रीअब्जॉर्ब को भी हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। रीअब्जॉर्ब as urine flows along the tube, मतलब जैसे ही ये नेफ्रॉन्स के थ्रू, आपका जो ब्लड कैपिलरी है वो नेफ्रॉन से बंधा होता है पूरा जाल की तरह, तो शुरू के फिल्ट्रेट में क्या होता है, जब वो फिल्टर होता है, जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड फ्लो हुआ, शुरू में 2 बार होता है ना, रीअब्जॉर्ब हुआ क्योंकि, तो उस ट्यूब से अगर गुजरेगा, कौन ट्यूब से, नेफ्रॉन से, तो क्या क्या एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसमें से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर पहले एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर से एब्जॉर्ब करने पर की बात हो रही है, पहले एब्जॉर्ब करेगा तो ये सब नहीं हुआ, लेकिन रीअब्जॉर्ब करेगा तो ये सब हुआ, और फिर बचेगा हमारा क्या, एक नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड, वो सब इसमें आएंगे। चलिए ये सब हो गया, अब इसको हम मिटाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसको मैंने रब कर दिया, आप लोग नोट कर लिए होंगे, या तो स्क्रीनशॉट भी सिंपल ले सकते हो। अब हम लोग उसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जो मैंने बोला उसी को लिखेंगे शॉर्ट में। किडनी ने क्या किया, ब्लड कैपिलरी से ब्लड को प्यूरिफाई करके क्या बनाया, यूरिन। फिर हाँ फ्रेंड्स, तो इसको देखेंगे हम लोग अभी, जो मैंने बताया आपको किडनी के बारे में, उसी को स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स ब्लड प्यूरिफिकेशन, ठीक है, बाय किडनी के बारे में पढ़े हम, तो आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे किडनी, इसमें सिर्फ किडनी के बारे में पढ़ना था। ओके, तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया अभी, किडनी से कैसे यूरिन बनता है और कैसे बाहर निकलता है। किडनी से फिर यूरिन बना, किडनी से यूरिन बना, फिर यूरेटर में गया, यूरेटर वो जो पाइप, उससे वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब जो गया, ट्यूब से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो गया। अब वहां पे देखिए इस स्टेप को समझिएगा, वहां पे एक इकट्ठा होकर एक प्रेशर बनेगा, तो ही वो यूरेथ्रा से निकलेगा, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमने पॉइंट बताया। नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में मैंने बहुत बार बोला, वो क्या होता है, यूरिया या यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है या तो यूरिक एसिड होता है, ठीक है, यूरिया या तो उसको यूरिक एसिड को बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर होते हैं, नर्वस कंट्रोल होते हैं, बताया अभी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। कैसा होता है, मस्कुलर होता है, इसीलिए वेन्स होते हैं ना, वेन्स कनेक्टेड होते हैं, तो ये हमारे ऐसे कंट्रोल में होता है, तो नर्वस कंट्रोल हम लोग लिख दिए। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, डायग्राम बना के नेफ्रॉन्स के बारे में, ये आप लोग नोट कर लो। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग लाइव प्रोसेस देख रहे थे, यूनिट 1 बायोलॉजी, उसमें हम लोग का टॉपिक चला था एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम ब्लड फ्रॉम बॉडी। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जो कल हम लोग का टॉपिक था किडनी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, कैसे होगा इसमें एक्सक्रीशन इन हाँ ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ये हो गया। इसमें हम लोग क्या देखे, किडनी के बारे में हम लोग पढ़े, किडनी के बारे में हम लोग क्या देखे कि ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं, यूरिक एसिड, उसको वो क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। किडनी से जाता है वो कहाँ, यूरेटर के बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर, जो मस्कुलर होता है और वो नर्वस कंट्रोल होता है, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम लोग कहाँ देखें, उसके बाद वो यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाएगा बॉडी से। आज हमको पढ़ना है, अगर किडनी फेल हो गया, हम लोग सुने डॉक्टर कहते हैं किडनी फेल हो गया, तो ये जो पेशेंट है जिनका किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेलियर होता है, क्यों किडनी फेलियर हो गया, इंजरी, इन्फेक्शन की वजह से किडनी उनका फेल हो गया, वहाँ पे एक मेडिकल साइंस वहाँ पे लगाया जाता है, वो होता है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में हम लोग अभी टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक लगाइए आर्टिफिशियल किडनी, इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल, इसको हाँ लिखिए आर्टिफिशियल किडनी। उसके बाद इसको जो
हम लोग बोलते हैं इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसमें जो प्रोसेस होता है हेमोडायलिसिस, ठीक है, हेमोडायलिसिस, सही है, ओके। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं। होता क्या है कि अगर पेशेंट को इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट को इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या किसी भी कारण से उसी के वजह से, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई दवाई खाने से दवाई का रिएक्शन हो जाता है बॉडी में, या कोई चोट लग जाता है, इंजरी हो जाता है, उस हिसाब से देखा जाता है कि पेशेंट का क्या हो जाता है, किडनी मेजर में यही होता है, यही किडनी फेलियर हो जाता है। तो हमारे को मालूम है कि किडनी हमारे बॉडी में दो हैं, अगर एक किडनी फेल हो जाए तो दूसरा किडनी काम करता है, लेकिन अगर दोनों किडनी काम कर ले, बंद कर दे और उतना काम ना कर रहा हो जितना करना चाहिए, तो हम लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी, जिसको बोलते हैं हम लोग हेमोडायलिसिस। इसमें क्या हो रहा है ना कि हेमोडायलिसिस मतलब क्या है कि आपका एक बार इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, 1 मिनट, हम लोग इसको 1 मिनट में क्या समझेंगे कि किडनी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करता था। रीअब्जॉर्प्शन क्यों करता था कि अगर आपका किडनी है, यहाँ भी किडनी, 2 किडनी होता है, तो एक बार यूरिन बना लिया, ब्लड को प्यूरिफाई करके यूरिन बना लिया, तो उसमें क्या हम लोग देखते थे कि वो फिर से उस यूरिन को कि अपने ट्यूब्यूल्स में फिर से पास करता था कि रीअब्जॉर्ब करे, और रीअब्जॉर्ब से वो क्या निकालता था, वो ब्लड से या यूरिन से बोलिए ग्लूकोज, हम लोग देखे ग्लूकोज निकाला है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं और जितने भी सब्सटेंसेस हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको वो क्या किया, यहाँ से निकाल लिया, क्या रीअब्जॉर्प्शन में उसको निकाल दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को याद हो गया कि ये फिल्टर्ड है, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, किडनी के बारे में हम लोग जान गए। और अब क्या है इसमें एक पॉइंट कि अगर किडनी फेलियर हो गया तो क्या वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, अब उसके बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होना नहीं, मुमकिन नहीं है। तो जाहिर है कि वो जो पेशेंट होगा उसको तो ज़्यादा एनर्जी मिल नहीं रहा क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, उसके यूरिन में जो उसका ग्लूकोज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में वो है शुगर यानी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो हमारे बॉडी से निकल जा रहा है तो पेशेंट तो कमज़ोर हो जाएगा। तो इसमें पेशेंट को हम लोग जीवित रख सकते हैं, लेकिन मजबूती उसको नहीं दे सकते। जो स्ट्रॉन्ग था वो किडनी से, वो अब वो बात नहीं आएगा। तो ये आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बातें हम लोग थी, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसी को फिर से हम लोग बनाएंगे और उसी को पढ़ेंगे। कुछ इस टाइप से डायग्राम है कि अगर पेशेंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर पेशेंट है तो बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। तो उसमें से क्या होता था कि 2 पाइप निकल रहा है, उसके हैंड में ये ऐसे करके लगा के उसमें से किया जाता था। कुछ इस टाइप से ये चला गया, फिर ये आपका ऐसे हो गया, फिर 1 सेकंड, सॉरी, इसको मेरे साथ आप बना सकते हैं, ओके। अब ये पंप है, ठीक है, अब ये नीचे चला गया, अब यहीं पे आपका आर्टिफिशियल किडनी आ गया। ये आपका कहाँ पे आ गया, आर्टिफिशियल किडनी आ गया, और ये आपका यहाँ तक आके सीमित हो गया। यहाँ पे 3 ट्यूब बनाइए, पहला, दूसरा, और तीसरा इसी में कनेक्ट कर दीजिए ऐसे, पहला, दूसरा और तीसरा आप यहाँ पे जब कनेक्ट कर दीजिएगा, एक यहाँ से आप निकालिएगा जो कि ये हो गया, और ये जो ब्लड है वो यूरिन कलेक्ट कर रहा है हमारे जो बॉडी से, पेशेंट के जो बॉडी से यूरिन निकला उसको वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। और ये डॉट डॉट में आपका क्या निकल रहा है, यहाँ पे इस सॉल्यूशन में यूरिन निकल रहा है, आगे समझ में, ठीक है, ये हो गया। और ये आपका यूरिन यहाँ पे भर रहा है। तो ये जो यूरिन है
ये क्या है, यूज्ड, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, यूज्ड डाइलिसिंग, यूज्ड डाइलिसिंग, स्पेलिंग सही है, DIALYSING, सॉल्यूशन, ठीक है, विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। हमारे ब्लड में सॉल्ट भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, ठीक है, सॉल्ट भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड्स भी होता है। तो ये सब जितने भी ना, यूरिया और यूरिक एसिड और क्या इसमें एक्सेस सॉल्ट्स, वो क्या होंगे इसमें बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे करके एरो बना दीजिए, ये हो गया एरो, एक मिनट अच्छा से बनाते हैं, ये एरो आपका बन गया। फिर ये आपका नीचे जा रहा है, तो ये आपका पूरा ट्यूब भर जाता है। अच्छा, ये जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में समझते हैं कि जो डाइलिसिंग में इसका जो लिक्विड डाला जाता है ना, उसका भी सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है जितना ब्लड का है। कहने का मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना, कि किसी भी लिक्विड में ऐसा प्रेशर हो जो एक यूनिडायरेक्शनल उसको बनाए, फिर वो वापस ना आए। तो क्या होता है इसमें, यूनिडायरेक्शनल होना जरूरी है। क्या होगा कि अगर यूनिडायरेक्शनल नहीं हुआ तो पेशेंट का जो ब्लड है वो फिर से डाइलिसिंग में आ जाएगा, ठीक है, ये वापस आने लग जाएगा, जो फ्रेश ब्लड जा रहा है प्यूरिफाई होकर वो वापस आ जाएगा। ऐसा ना हो इसीलिए इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया जाता है वो उतना ही होता है जितना हमारे ब्लड का होता है। ब्लड में क्या हुआ कि कोई भी मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहे हैं वेंस के थ्रू, बताए थे वेंस के थ्रू में, हार्ट में बताएंगे, तो वेंस के थ्रू जो जा रहे हैं हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड, मतलब लंग्स में जा रहे हैं, ठीक है, वो हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, वैसे इस टाइप से। तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो फिर वापस नहीं आएगा, डीऑक्सीजनेटेड वापस नहीं आएगा, हाँ ऑक्सीजनेटेड आर्टरी से होकर आपके पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये बात आ गया समझ में कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कैसा है, सेम है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डैश देके पॉइंट में, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, कितना, जितना हमारे ब्लड का है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज हमारे ब्लड, फ्लूइड हैज, कौन सा फ्लूइड, डायलिसिस वाला, जितना ब्लड का है उतना। ये हो गया क्लियर। तो पेशेंट का जब किडनी फेलियर हो जाता है तो उसको भी हम यहाँ पे बनाएंगे, पहले डायग्राम पे देख लेते हैं। तो ये हो गया एक, अब एक और यहाँ पे आ रहा है, एक और पाइप आ रहा है, ट्यूब आ रहा है, ये ट्यूब जाएगा नीचे की ओर, इसको ऐसे बना लीजिए, आप लोग ऐसे देखे होंगे, होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए ये जो है ना, ये डाइलिसिंग फ्लूइड है, ठीक है, डाइलिसिंग फ्लूइड है, और इसको हम लोग समझेंगे। या डाइलिसिंग फ्लूइड क्या होता है, ये एक तो एक तरह का मैकेनिज्म है, ये एक तरह का मशीन तरफ से आप कह सकते हो कि एक आर्टिफिशियल मशीन है। लेकिन डाइलिसिंग जो फ्लूइड है ना, वो डाइलिसिंग फ्लूइड एक्सटर्नल होता है, यानी आप अगर डाइलिसिंग फ्लूइड खत्म हो गया तो आप चेंज, उसको पेशेंट का चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ इस टाइप से, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसा बन गया, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें अगर डाइलिसिंग फ्लूइड और ज़्यादा चाहिए तो इसमें आप यहाँ पे बॉटल में डाल दोगे तो ये कहाँ चलाएगा, इस मैकेनिज्म में चला जाएगा। आर्टिफिशियल किडनी जिसको कहते हैं हम लोग, हेमोडाइलिसिंग, इसमें ये चला जाएगा। आइए यहाँ से, तो आपका यूरिन जो यूज्ड डाइलिसिंग सॉल्यूशन है, मतलब आप डाइलिसिंग कर दिए ब्लड में से डिफ्यूज़न के थ्रू, और जो यूज्ड हो गया, जो बेकार ब्लड है, मतलब बेकार ब्लड मतलब कि ब्लड बेकार नहीं, मतलब उसमें से ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी यहाँ पे लिख लीजिए नाइट्रो, एग्जाम में आएगा नाइट्रोजेनस वेस्ट, यानी यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस सॉल्ट्स, वो हमारे ब्लड से निकल गया डाइलिसिंग के थ्रू। लेकिन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नो रीअब्जॉर्प्शन, नो रीअब्जॉर्प्शन, नो रीअब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। कैसे होगा सोचिए, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि ग्लूकोज और जो उसमें जितने भी हमारे क्या है वाटर हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन इसमें वो सब चला जाता है, ठीक है। ये हो गया बात। अब इसमें क्या करें, अच्छा एक और पॉइंट लिख दे, आप लोग लिख सकते हैं कि हेल्दी एडल्ट जो हैं, जो हेल्दी एडल्ट हैं, मतलब हम लोग के बारे में बात हो रही है, उनके जो किडनी है वो भले तो 2 बार एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, 2 बार। तो इनिशियल फिल्टर रेट, ठीक है, इनिशियल फिल्टर रेट ये एक बार में नहीं करेगा, टाइम लगता है इसमें। इनिशियल फिल्टर रेट इन किडनी कितना लीटर करता है ये डेली, 180 लीटर डेली,
आप सोच के चलिए 180 लीटर ये डेली किडनी इतना काम कर रहा है, किडनी को इतना काम होता है कि 180 लीटर डेली वो इनिशियल फिल्टर रेट किया है। अभी शुरू का फिल्टरेशन उसका 180 लीटर डेली होता है फिल्टर करने का, ठीक है। ये जब टॉपिक हो जाए तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, लेकिन अभी इसमें हम लोग देखते हैं और क्या क्या है। इसमें पता चल गया कि किडनी पेशेंट है, इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, किडनी फेलियर हो गया, तो क्या लगा दिए, आर्टिफिशियल किडनी लगा दी। अब इसको बनाएंगे बड़े आराम से। तो यहाँ पे एक ऐसे करके छोड़ देंगे, ये हो गया, ठीक है। हम नेमिंग भी कर देंगे। हाँ, इसको लिखिए यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये ऐसे डैश देके क्या होगा इसका नाम, ट्यूबिंग। क्या है ट्यूबिंग? मेड ऑफ, बोलिए ट्यूबिंग मेड ऑफ व्हाट, मेड ऑफ अ ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सेलेक्टिवली, देखिए इसका मतलब हम बताएंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल का स्पेलिंग देख लीजिए, PERMEABLE, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। हाँ, ये जो ट्यूबिंग है ना, इसको मालूम है कि हम क्या बताएं, अभी यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये ना वापस आने नहीं देगा। जो आपका ब्लड डायलिसिस हो गया, मतलब आपका प्यूरिफाई हो गया, उस ब्लड को फिर से वो बॉडी से वापस नहीं खींचेगा, तो ये इसको मालूम, इसीलिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसके जाने के जो उसका जो प्रक्रिया है वो उसका, इसको मालूम है कि ये सेलेक्टिवली है, यानी पहले से ही फिक्स्ड है इसका जो मैकेनिज्म है कि हाँ ये इस साइड में जाएगा, पेशेंट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम बनाएंगे, अभी एरो देके आप लोग ऐसे समझिए कि ये जो ब्लड है ना, वो ये ऐसे करके जा रहा है, ये पंप है आपका, ये यहाँ पे आपका पंप है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पंप लिखेंगे बस। ऐसे एनसीईआरटी में आप लोग दिया, आप वहाँ से बना सकते हो, लेकिन ऐसे समझने के लिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए पंप। तो ये पंप है, ठीक है, पंप है, ये आ गया समझ में। ये चला गया फिर नीचे। अब बताइए, अब ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, क्या समझे, इसमें से ऐसे निकल रहा है और ये जा रहा है आपका अंदर। आगे क्लियर है, प्यूरिफाइड ब्लड आपका अंदर जा रहा है। ये कुछ कमाल ऐसा हो रहा है। पेशेंट से जो अनप्यूरिफाइड ब्लड है, जो किडनी से अभी नहीं हुआ है, ब्लड में अभी यूरिया है, यूरिक एसिड पूरा भरा हुआ, वैसे में क्या है कि ये जा गया इधर, ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, यहाँ से ये पूरे ट्यूब में पूरा भरता है, ये तीनों ट्यूब भर जाता है, कुछ ऐसा कहानी है। उसके बाद आप ऐसे करके बना सकते हैं कि तीनों ट्यूब को जैसे आप जोड़े थे, यहाँ पे भी तीनों ट्यूब को जोड़ दीजिए ऐसे करके। ये हो गया, इसको यहाँ से मिटा दीजिए, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, और इसमें आपको भी ऐसे कर करके जोड़ना होगा। किस टाइप से, ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि ये ऐसे गया तो फिर वो आपको कैसे चला गया, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है। तो उसको मिटाएंगे कैसे हम, ऐसे, मतलब ये देखिए कुछ ऐसे हो जा रहा है। यहाँ तक आप लोग बना लीजिए, ये देख लीजिए। यहाँ पे डायलिसिंग सॉल्यूशन ज़्यादा होगा कि कम होगा, बोलिए, डायलिसिंग सॉल्यूशन ज़्यादा होगा ना, यहाँ से तो क्योंकि वो जा रहा है तो उसको तो ज़्यादा चाहिए। ये पूरा नीचे तक होता है, असल में पाइप पतला होगा, ठीक है, दोनों सेम साइज का ही होता है। तो ये आपको ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आर्टिफिशियल किडनी में जा रहा है, ठीक है। इसको क्या बोले हम लोग, डायलिसिंग सॉल्यूशन, फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन। तो क्या लिखे हम लोग, डायलिसिंग सॉल्यूशन, आप लोग लिख सकते हैं फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन। तो फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन हो गया, ये चला गया सॉल्यूशन कहाँ, येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर का होता है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या इसमें डालेंगे हम लोग, डायलिसिंग सॉल्यूशन डालेंगे। तो डायलिसिंग सॉल्यूशन डाल दीजिए अंदर, कहाँ पे, आर्टिफिशियल किडनी में। ये हो गया, ये बातें हो गई, ये क्लियर हो गया।
ये आप लोग देख लीजिएगा किस टाइप से ही बना हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने कलर कर दिया कि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। और डायग्राम शायद आ सकता है आपके बोर्ड में, थोड़ी बातें होंगी बोर्ड में आ सकता है। तो चलिए इसको ऐसे करके एक करके बनाते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसके बारे में एक और, इसमें ये तो हो गया। अब इसको आपको फिर 3 बनाइए। आप पहले आप देखिए बनाने का टेक्निक क्या है, इसको याद कैसे होगा। पहले आप 3 बना लीजिए। ये 3 बना लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वही जो आप इसके साथ किए हैं वो ऐसे कनेक्ट कर दिए, वही कनेक्ट कर दीजिए इसको यहाँ भी। तो ये कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। पहले आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, बी से रब कर देना है। बी से रब कर देना, ये आपका कनेक्ट हो गया तीनों। ये डायलिसिंग सॉल्यूशन तो पूरे ब्लड में जाएगा ही, हम लोग को मालूम है कि हाँ डायलिसिंग सॉल्यूशन पूरे क्या होगा कि डायलिसिंग सॉल्यूशन है। और ये डायलिसिंग सॉल्यूशन देखिए दिखा रहे हैं हम आपको, ये चला गया आपका यहाँ पे और ये हो गया। और ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है यहाँ पे। क्या प्रोसेस होता है, ये आप लोग डैश लेके लिख दीजिए, डिफ्यूजन प्रोसेस। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, ठीक है। डिफ्यूजन, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ठीक है। ये डिफ्यूजन होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, ये तो रेड ट्यूब जो है ना, इसमें एक मिनट आपको दिखा दूं, ये जो है ना इसमें ब्लड है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है पेशेंट का। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, अनप्यूरिफाइड ब्लड, क्योंकि वो तो लंग्स से तो फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। वो बातें हम लोग को नहीं करनी है। मेन हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि ये ऐसे कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड हो गया, ये आपका ब्लड इसमें जा रहा है। आप समझ गए होंगे प्रोसेस को देखकर कि क्या हो रहा है इसमें। डायलिसिंग फ्लूइड यहाँ से गया और पूरे ये मैकेनिज्म में चला गया, और जो अनप्यूरिफाइड ब्लड थे वो यहाँ पे आ गए पंप के थ्रू। कहाँ से आ रहा है, आर्टरी से, आर्टरी से आ रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए आर्टरी, आर्टरी का स्पेलिंग ARTERY, ARTERY, ठीक है। आर्टरी का आप लोग लिख लीजिए। आर्टरी में से वो पंप होके हुए चला गया यहाँ पे ब्लड में। उसके बाद ये फिर से हो जाएगा, तो ये डायलिसिंग होते हुए ना जाएगा, डायलिसिंग होते हुए ना जाएगा। और जो यूज्ड हो गया डायलिसिस, डायलिसिंग सॉल्यूशन, वो आपका यहाँ से इधर की ओर चला जाएगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। इसका मेन क्या है ना कि टू रिमूव, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। अच्छा से नोट्स बनाएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में वही आपको काम देगा। फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिंग, थ्रू स्पेलिंग भी सही रहना चाहिए आपका, थ्रू डायलिसिस लिख दीजिए, वही सही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। नो रीअब्जॉर्प्शन। और इसमें क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ ट्यूब जो है ना, बहुत ज़्यादा ट्यूब्स इसमें हैं। कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सेलेक्टिवली आप सेमी बोलिए। और इसमें क्या है, यहाँ पे ब्लड पास करेंगे और डायलिसिंग सॉल्यूशन आपका वहाँ से फिर प्रोसेस क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, और ये आपका फिर से पेशेंट के अंदर चला जाएगा। अब हम लोग ये तो समझ गए, क्या क्या समझे आज हम लोग, कि किडनी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता है। अगर किडनी फेलियर हो गया इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से, तो आर्टिफिशियल किडनी पेशेंट में लगाना होगा। वो आर्टरी से लगेगा, यानी कि यहाँ नस से जो लगते हैं, जो डॉक्टर लगाते हैं ना नीडल, उसके बाद वो पंप होते हुए ब्लड इससे पास करेगा और फ्रेश ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड इसमें चला जाएगा। और डायलिसिंग सॉल्यूशन तो यहाँ से यूज़ हो ही रहा है, फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन। उसके बाद वो फिर यहाँ से जाएगा, फिर वो पास होते हुए यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन बोतल में चला जाएगा। यही इसका वेस्टेज है, नाइट्रोजनस वेस्टेज में यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्सेस सॉल्ट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसको हम लोग हेमोडायलिसिस बोलते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लिए एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन मतलब क्या हम लोग देखेंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम ब्लड, यानी कि ब्लड को फिल्टर करेगा कौन, ह्यूमंस में किडनी। तो किडनी क्या कर रहा है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें से बाहर निकाल रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अब ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लाइफ प्रोसेस यूनिट 1 ये हो गया। इसमें हम लोग टॉपिक देख रहे थे यहाँ पे एक्सक्रीशन, उसमें फिर आर्टिफिशियल किडनी आया। किडनी के बारे में फिर से समझेंगे। ब्लड को प्यूरिफाई करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है यूरिन द्वारा। किडनी से यूरेटर में गया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से वो गया यूरेथ्रा से पास आउट हो गया इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इसमें कोई पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है किडनी का, जो एग्ज़ाम में आएगा, वो है रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि किडनी में क्या होता है, एक बार वो यूरिन को बना लिए, यूरिन को बना लेने के बाद वो फिर से उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से ग्लूकोज और उसमें से एक्सेस वाटर, वो सब जितने भी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो तो काम की चीज़ है, काम के मटेरियल्स हैं। लेकिन वही जो पेशेंट का अगर किडनी फेलियर हो जाए, तो जो आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करेंगे उसमें वो चीज़ नहीं हो सकता है। तो वो ग्लूकोज और एक्सेस वाटर तो निकल गया, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग मेथड नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए सही है। जिसमें ब्लड प्यूरिफाई होता है, उसमें वो क्या निकला था, यहाँ पे डाइलिसिंग सॉल्यूशन बनाए थे, और यहाँ पे जो बॉटल था उसमें क्या हम लोग का डाल रहा था, वो हमारा वेस्ट, यूरिन, यूरिक एसिड, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस, तो उसमें ये हो गया एक, इसी में एक्सक्रीशन इन, अब ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो गया है। अब आपका न्यू टॉपिक है, वह है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हम लोग सेल चैप्टर से पढ़ रहे हैं क्लास 9 से, कभी प्लांट्स के बारे में तो फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि अभी तक जितने भी लाइफ प्रोसेस हम लोग देखे हैं, वो सभी में, न्यूट्रिशन में भी देखे हम लोग, प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन प्लांट्स कैसे लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, खुद खाना अपना बनाते हैं, और हेटरोट्रॉपिक उन पर डिपेंड होता है। फिर उसके बाद हमारा आया क्या, ट्रांसपोर्टेशन। अब उसमें प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। रेस्पिरेशन भी हम लोग देखिए कैसे प्लांट्स रेस्पायर करता है। रेस्पिरेशन मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसको ध्यान से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी आप जो खाना ले रहे हो, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, उसको ब्रेकडाउन करना और उसमें से एनर्जी को निकालना, यूटिलाइज करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को यूटिलाइज करने के लिए। तो ये हो गया। और हम लोग उसमें और क्या देखे थे, उसका ट्रांसपोर्टेशन। अब जितने भी एनर्जी आज आप बना लिए हो, उसको क्या करना है, पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करना है, ऊपर से नीचे पूरा सॉइल, रूट्स। तो ये आपका लीफ हो गया। ये सब तो हो गई बातें। अब हमारा था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, मतलब अब वेस्टेज, अब प्लांट्स जो न्यूट्रिशन लेंगे, जो भी एनर्जी होगा बाई प्रोडक्ट निकलेगा, और जो वेस्टेज होगा, कहने का मतलब मान लीजिए प्लांट जो हैं उनको कोई तरह का उस पार्ट में, लीफ पार्ट में या रूट पार्ट में या स्टीम पार्ट में कहीं भी इंजरी है, या कोई भी डेड सेल्स हैं, कंटेन प्लांट्स ऑल्सो कंटेन डेड सेल्स, तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव करना चाहेगा और उसके जगह पे न्यू सेल्स लाना चाहेगा। उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, मेथड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन क्या होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता है ड्यूरिंग। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिया, बस उसी को पढ़ना है, और ऐसे हम आपको बता रहे हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देख लिए कि सनलाइट के द्वारा क्या होता है ना प्लांट्स, इसको ध्यान से समझेंगे। प्लांट्स क्या है कि आपका पहले से वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से और पानी और सनलाइट का वेट करता है। पहले वो CO2 ले लिया। अगर आपका ये प्लांट बना रहे हैं हम, ठीक है, ये अगर हम प्लांट बना रहे हैं आपका, ये हो गया वेंस, 12 प्लांट्स को बनाएंगे, उसको याद होगा, लीफ है, और ये क्या है, लीफ स्टैक, जो उसका डंटी, उसको बोलते हैं लीफ स्टैक, जो इसको सहारा दे रहा है लीफ को, और एक सरफेस एरिया, एपिडर्मिस सेल, एपिडर्मिस टिश्यू, ये पूरा इसको कवर करा, आउटर मोस्ट कवरेज ऑफ प्लांट्स,
या ह्यूमन बींग्स में भी होता है एपिडर्मिस टिश्यू। तो ये हो गया। फिर यहाँ से तो ये रूट्स आ जाता है आपका, ठीक है। ऊपर के सारे सिस्टम को बोलते हैं लीफ, फ्लावर, फ्रूट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शूट सिस्टम। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, अगर आप लोग नहीं लिखे हो तो पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग जाके लिख सकते हो। और ये हो गया रूट सिस्टम। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कांटेक्ट जरूर करें। ये हो गया। कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसे बनाइए, ये समझ में नहीं आया, इसको फिर से चैप्टर को बनाइए, तो हम एक बार इसको जब पूरा पढ़ा लेंगे तो एक बार फिर से एक कंप्लीट इसका चैप्टर एक वन शॉट में ज़रूर बनाएंगे इसको। आप देखिए, ठीक है। तो ये लीफ हो गया। ये क्या हो गया? अब ये यहाँ पे अभी सूरज नहीं उगा, मतलब दिन नहीं हुआ, तो क्या करेगा ये? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर भर लेगा और H2O को भी अपने अंदर भर लेगा। ये दो चीज़ हो गया। और जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, वो कहाँ से वो ले लिया? मिनरल्स। वो मिनरल्स सॉइल से ले लिया। सॉइल से तो कुछ ना कुछ लेगा ही, तो वो क्या ले लिया सॉइल से? ये रूट्स हैं और रूट हेयर हैं। ये सब तो रूट हेयर हैं, आप लोग को मालूम है। तो ये सॉइल में से मिनरल्स ले लिया, CO2 और H2O ले लिया। अब वो सनलाइट का वेट कर रहा है। तो ये फोटोसिंथेसिस एक बार में नहीं होता है। पहले अब ये हो गया, नाइट में ये सब चल रहा था, अब ये सनलाइट का वेट करेगा। हाँ, अभी फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ही रहा है, साथ साथ ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है? इंटेक कर रहा है। क्यों हम बता रहे हैं? बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है। इसको हम लोग रेस्पिरेशन में डिस्कस किए थे, करेंगे अभी फिर से। तो ऑक्सीजन को वो अपने अंदर इंटेक कर लिया। अब जब सनलाइट आ गया, जो कि सनलाइट इतना पास में नहीं होगा, थोड़ा सा दूर बनाते हैं। सनलाइट जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। ओके, तो सनलाइट से क्या हुआ? आपका लाइट एनर्जी निकला। सनलाइट से क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। सनलाइट से क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? डिटेल में समझे तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है बताइए। हाँ, फोटोसिंथेसिस हो रहा है आपका कहाँ हो रहा है? स्टोमाटा में। और स्टोमाटा किचन ऑफ द सेल, यानी क्लोरोफिल में। अब जाहिर है क्लोरोफिल पूरा लीफ में प्रेजेंट है तो होगा ही। और स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट है? लीफ में। तो लीफ में क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में हो रहा है। कहाँ? क्लोरोफिल में हो रहा है आपका फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये क्या हो रहे हैं? और उसके लीफ में स्टोमाटा ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हम स्टोमाटा क्यों लिखे, क्यों बोले? क्योंकि स्टोमाटा में भी ये डिफ्यूज़न हो रहा है। डिफ्यूज़न स्टोमाटा में लगातार डिफ्यूज़न होता है। गार्ड सेल इसको ओपन और ये करता है, डिफ्यूज़न भी होता है और ट्रांसपिरेशन भी होता है, यानी ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस डायरेक्ट सेल को होते हैं, ये ट्रांसपिरेशन करेगा। क्या करेगा? ये ट्रांसपिरेशन लिखे हैं हम, यहाँ पे डिफ्यूज़न लिखे हैं। इसको आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा कॉपी में। तो ये तो समझने की बात थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या ऑक्सीजन इसका वेस्ट है, O2। अब इसको हम सनलाइट आपको दिखा दिए क्या हुआ, पहले इसको मैकेनिज्म को समझते हैं। अभी सनलाइट होगा तो ये क्या हुआ? सनलाइट मतलब आया, सनलाइट जब रेज हुआ तो ये क्या करेगा? इस सनलाइट को अब्जॉर्ब करेगा। और फोटोसिंथेसिस का हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि CO2 और आपका H2O मिल के ये क्या बनाता है? क्लोरोफिल। और आपका सनलाइट मिल के ये C6H12O6 बनाता है और ऑक्सीजन आपका निकलता है और पानी निकलता है। बैलेंसिंग पे अभी ध्यान नहीं देंगे, अभी मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे। बैलेंसिंग तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले ध्यान से समझेंगे। अभी इसमें बैलेंस करने पर क्या हो जाता है, यहाँ पे 6 कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पहले यहाँ पे देख ले तब करेंगे। ये हो गया आपका, यहाँ पे लिखिए सनलाइट। और कहाँ पे हो रहा है ये क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस? कहाँ पे हो रहा है अभी बताएं? क्लोरोफिल स्टोमाटा में डिफ्यूज़न होगा, जो कि ये भी एक पार्ट है फोटोसिंथेसिस में होता है। तो ये जाहिर है कि ऑक्सीजन
बाई प्रोडक्ट में निकलेगा बाहर। आइए क्लोरोफिल, ओके ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को बनाता है ग्लूकोज, जो भी है, ये हो गया। तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, आप देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कब ले लिया, ये दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक कर रहा है अपने अंदर, और पानी को भी इंटेक कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। और ये क्या किया, सनलाइट का वेट कर रहा है, अभी सनलाइट का वेट कर रहा है, ये लाइन को आप समझिएगा और उसको कॉपी में लिख सकते हैं। सनलाइट का वेट करने पर अब जब सनलाइट आ गया तो ये अब फोटोसिंथेसिस करेगा, यहाँ पे लिखेंगे, अब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा और इसको समझेंगे, ग्लूकोज बनेगा। कैसे, सिंपल सब प्लांट्स क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाते हैं। तो ये क्या किए, ग्लूकोज बनाए। अब ध्यान समझिएगा, ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट में निकल गया बाहर, जो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, और पानी जो है ये भी बाहर निकल रहा है। तो एक्सेस वाटर, देखिए यहाँ पे एक्सेस वाटर, डिफ्यूजन यहाँ पे लिखे हैं हम, और ट्रांसपिरेशन लिखे हैं। तो ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन से ऑक्सीजन चला गया बाहर, ठीक है, समझ में आ गया, और ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर चला गया। अब इसमें सब आपको समझ में आ चुका है। एक पॉइंट और है जो आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है, जो कि रेस्पिरेशन हम बताए हैं, लेकिन इसको अभी बताना जरूरी है। ये हम आपको बता चुके हैं, सनलाइट का मिटा देते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपको सनलाइट नहीं है, क्या नहीं है, सनलाइट नहीं है। तो सनलाइट नहीं होने की वजह से क्या होगा, देखिए, तो सनलाइट नहीं होने की वजह से क्या करेगा, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो बचे हुए ग्लूकोज को वो तोड़ेगा। तो हम लोग रेस्पिरेशन में हम लोग देखे हैं। अभी क्या इसको समझना है कि ग्लूकोज है, और अब एक और चीज़ समझना है कि ये जो प्लांट्स है ना, ये ऑक्सीजन लेता भी है। कैसे लेता है, ये कैसे बात आ गया सर, तो ऑक्सीजन ले भी रहा है, ऑक्सीजन दे भी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे भी रहा है। तो नाइट में, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा लेता है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम लेता है। ऑक्सीजन ज़्यादा वो छोड़ता है, रिलीज़ ज़्यादा करता है। और पानी तो आप समझ ही रहे हो, पानी लेता भी है, पानी छोड़ता भी है, ट्रांसपिरेशन, ये समझेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट अभी हमको लिखाना है, ये पॉइंट है कि ग्लूकोज जो है C6H12O6 ये बना तो दिया, लेकिन अभी ये एक एनर्जी के फॉर्म में इसको रख लिया। अब जब इसको एनर्जी चाहिए प्लांट्स को, तो अब इसको तोड़ेगा। इसको क्या चाहिए उस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन। इस चीज़ के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, इसीलिए वो ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन तो वो लेगा ही कंटिन्यूस, लेकिन नाइट के टाइम में क्या होता है, CO2 जो है वो लेना कम कर देता है और CO2 देना शुरू कर देता है। मतलब देखिए, CO2 देना शुरू कर देता है और क्या लेने लग जाता है, ऑक्सीजन। और क्या कम कर देता है, ऑक्सीजन देना कम कर देता है। ये समझिए, इसीलिए रात में नहीं टहलना चाहिए पेड़ के पास, क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ये प्रोसेस हो रहा है, और ऑक्सीजन वो ले रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ऑक्सीजन वो इंटेक कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लूकोज के फॉर्म में रखा है ना, इसको कैसे तोड़ोगे आप, इसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे, रेस्पिरेशन कैसे करोगे, प्लांट से रेस्पिरेशन कैसे करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा। और जब इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर से CO2 H2O निकलेगा, और वही CO2 पूरा रिलीज होगा इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा। H2O भी एब्जॉर्ब भी होगा, H2O और रिलीज भी होगा। तो ये कुछ ऐसा कहानी है इसमें, प्लांट्स में। तो हम लोग ये तो समझ गए, रेस्पिरेशन का एक रिवीजन था, ऐसे उसको उतना देखना नहीं था, लेकिन ये रिवीजन हो गया आपका। अब इसको मिटा दे रहे, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स कैसे वेस्टेज को हटाता है और कहाँ से हटाता है और क्या उसके वेस्टेज, पहले समझेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 इज वेस्ट, O2 इज ऑक्सीजन तो वेस्ट हो गया, जैसे हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है, मोस्टली 100% कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है, उसमें इसका ऑक्सीजन वेस्ट होता है। और क्या वेस्ट होता है इसमें, H2O, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, H2O भी वेस्ट होता है, जो कि ट्रांसपिरेशन से बाहर चलाता है। ये तो डिफ्यूजन से बाहर जाएगा। ये डिफ्यूजन जब भी बोले तो आप लोग क्या समझिएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस
फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहाँ पे हाई है वहाँ से वो फिर लो जहाँ होगा वहाँ पे फ्लो चल जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपको मालूम है CO2 या O2, यही तो दोनों हैं। तो डिफ्यूज़न हुआ, कंप्लीट हो गया। और भी गैसेस हैं लेकिन मोस्टली यही है ना रेस्पिरेशन करने के लिए। तो H2O में ये ट्रांसपिरेशन हो गया, H2O में ये ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाएगा। ये इन्वायरमेंट में चला गया, ये भी इन्वायरमेंट में चला गया, कुछ एब्जॉर्ब होंगे और एक्सेस वाटर बाहर निकल जाएंगे। ये पॉइंट आप समझ गए। अब क्या समझना है, प्लांट्स के अंदर अगर प्लांट सेल में जाए तो सेलुलर जो वेस्ट है, सेलुलर जो वेस्ट है कहाँ, किस में, प्लांट सेल में। प्लांट सेल की बात हो रही है, ह्यूमन सेल की बात नहीं हो रही, प्लांट सेल की बात हो रही है। तो सेलुलर वेस्टेज इन प्लांट सेल से कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हम 9 क्लास का वो आपको चैप्टर सेल में पढ़ाएंगे कि सेलुलर वेस्टेज जो है प्लांट सेल वो सेलुलर वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए अगर आपको देखना है कि कैसा प्लांट का सेल है तो कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बल्कि ऐसे होता है। ये तो मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए ये क्लियर हो गया। अगर आप उसका टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है तो आप उसको मेम्ब्रेन बना दीजिएगा एग्जाम में। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉल्ड सेल वॉल, और दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। दैट्स कॉल्ड सेल वॉल, दैट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये आपका बीच में इतना जो 99% क्या 95% तो यही वैक्यूल जगह ले रहा है, और इसी में स्टोरेज यूनिट है। वैक्यूल्स वेस्ट भी प्रोडक्ट रख रहा है और स्टोरेज यूनिट भी है। और यहाँ आपका साइड में न्यूक्लियस है, ये आपका छोटा सा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं। और गोल्गी अपैरेटस जस्ट उसी के ऊपर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और वो फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट है। जैसे अमेजॉन डिलीवरी है, वो क्या कर रहा है, जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट बनते हैं उसको क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप फैक्ट्री समझ लो, और ये क्या बोलते हैं उसको, गोल्गी अपैरेटस, उसको आप समझ लो ट्रांसपोर्टर, पैकर एंड ट्रांसपोर्टर। ये तो समझ गए आप, इसको आप नोट कर लो कि वैक्यूल्स जो है 90 to 95% स्पेस ले रहे हैं। ये 9 क्लास में था, 90 to 95% स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब जो डेड सेल्स हैं, प्लांट्स के जो डेड सेल्स हैं वो क्या होते हैं कि लीफ के द्वारा, लीफ में जो प्रेजेंट डेड सेल्स हैं, ध्यान से समझिएगा, लीफ के जो प्रेजेंट डेड सेल्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं वो, सॉइल में फॉल ऑफ हो जाते हैं। यानी सॉइल से प्लांट्स क्या करता है, अपने रूट से तो जो निकाला वेस्टेज तो वो सॉइल में छोड़ देता है। साथ साथ लीव्स भी आप देखोगे कि लीव्स जो खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। स्टीम में आप देखोगे कि स्टीम का जो एपिडर्मिस टिश्यू है, यानी उसका आउटर मोस्ट लेयर प्लांट का, वो भी झड़ने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, फॉल ऑफ, ये होने लग जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हम लोग को समझ में आ गया कि ये इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि प्लांट जो है ना वो एक्सक्रीट करते हैं सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्सक्रीट इन सॉइल, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि रूट से आपका बहुत सारा निकल रहा है। क्या डिफ्यूज़न भी तो हो रहा है रूट्स में, डिफ्यूज़न तो पूरे बॉडी पे हो रहा है, स्टीम पे हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो डेड सेल लीफ से वो फॉलो होकर सॉइल में चले गए। ये क्लियर। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स, अब ये देख लीजिए, ये क्लियर हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ये क्लियर हो जाने के बाद इसको अगर हम, ठीक है, इसे में हट जाएगा। इन ओल्ड जाइलम और फिल्म के बारे में कुछ बातें मैंने बताई थी आपको पहले भी, उसको रिवीजन करेंगे। जाइलम मतलब आपका वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। और फ्लेम मतलब फूड, फर्स्ट से फ्लेम, फर्स्ट से फूड, ऐसे याद रखेंगे, वहाँ पे वो फूड आपका ट्रांसपोर्ट होगा।
तो ये तो इन ओल्ड जाइलम में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं प्लांट्स में, ट्रीज में, जो ओल्ड जाइलम है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि वेस्ट प्रोडक्ट्स अच्छा से लिखेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन, अब ये न्यू टर्म होगा आपके लिए, रेजिन एंड गम्स। ये रेजिन क्या होता है और गम्स क्या होता है? तो रेजिन्स आपको प्लांट्स में मिलेंगे, जो प्लांट्स ट्रीज दोनों में मिलते हैं। रेजिन्स देखिए, रेजिन्स जो है ना वो हार्ड होता है, यहाँ पे इसका रेजिन्स के बारे में लिख रहे हैं, आप इसको अगर दिख रहा होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। ये हार्ड होता है और विस्कस होता है, जैसे आपका हनी भी है ना, शहद, वैसा विस्कस होगा ये, लेकिन ये हार्ड होता है। इसमें क्या होता है, कीड़े मकोड़े फकिंदे जितने भी है ना फतिंगे वो उसमें फंस जाते हैं, लेकिन ये हार्ड होता है तो इसमें नहीं, गम्स में जाके फंस जाते हैं। गोंद की तरह ये होता है, ये भी विस्कस होता है बहुत ज़्यादा, ये तो ज़्यादा विस्कस है, और ये सॉफ्ट होता है। इस वजह से क्या होता है कि इसमें जितने भी कीड़े हैं जो प्लांट्स को हार्म पहुंचा रहे हैं वो इसमें आके फंस जाते हैं। ये सब थे आपके एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस जब होगा डे लाइट में तो ये हमारा ऑक्सीजन वेस्ट निकलेगा और पानी निकलेगा, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो क्या निकलेगा, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेक डाउन करने पर वो ऑक्सीजन को चाहेगा बिना, अब देखिए सनलाइट नहीं है तो वो कैसे ब्रेक डाउन करेगा, उस समय तो कम ऑक्सीजन चाहिए और सनलाइट के एनर्जी से वो टूट जा रहा था, ब्रेक डाउन हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब सनलाइट नहीं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, यानी प्रोसेस उल्टा हो जाता है। ये हम लोग सीखें आज। उसके बाद क्या देखें, और उसमें क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलेगा क्योंकि बाई प्रोडक्ट है। तो डिफ्यूज़न हम लोग क्या सीखें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 O2, ये तो समझ में आ गया, टिक लगा दें, ठीक है। डिफ्यूज़न आपको समझ में आ गया। सेलुलर वेस्टेज, प्लांट सेल, सेलुलर वैक्यूल्स, तो सेलुलर वेस्टेज जो है ना वो प्लांट सेल के वो सेलुलर वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे सेलुलर वैक्यूल्स है, ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। और भी कोई आपको चैप्टर पे वीडियो चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का, आप हमको कमेंट में बताइए, कांटेक्ट कीजिए प्लीज़। डेड सेल्स जो हैं, तो हाँ ये अब इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट पे, कि डेड सेल्स जो हैं प्लांट्स के, ट्रीज के, लीव्स के, वो कहाँ हो जा रहे हैं, फॉलोअप, जाहिर है सॉइल में फॉलोअप हो जा रहे हैं और फिर वो एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे उससे। जो आपका सोचिए कि पौधा का कोई पत्ता टूट के नीचे गिर गया, तो वो टूटा नहीं है, वो क्या हो गया है, डेड हो गया है, डेड सेल्स हो गए हैं उसमें, वो खराब हो गया। तो वो जब फॉलोअप हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग समझे कि वो सॉइल में जाते ही, अभी हम एक डायग्राम बनाए थे लीफ का, तो उसमें हम लोग क्या समझे थे कि जो सॉइल में से मिनरल्स चाहिए होता है उसको, और मिनरल्स भी उससे मिलता है तरह से, तो एक तरह से कहो कि आप साइकिल हो जाता है एनर्जी का। एक्सक्रीट इन सॉइल, ये पॉइंट आ गया समझ में कि हाँ प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से भी, मतलब सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं। आप देखोगे कि कोई भी डिफ्यूज़न हो रहा है या कोई भी तरह का अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनवांटेड केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, वो रूट्स के द्वारा, वो आपका डिफ्यूज़न के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा वो क्या कर रहा है, सॉइल में छोड़ दे रहा है, थ्रू प्लांट्स, स्टीम्स, लीव्स। इन ओल्ड जाइलम, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। इन ओल्ड जाइलम में क्या देखेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन रेजिन एंड गम्स। तो ओल्ड जाइलम में क्या है कि ओल्ड जाइलम, ये आपको बताए थे, एक बार फिर से आपको डायग्राम बना देते हैं आपका, ठीक है। इसको मिटा देंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है बार्क ऑफ ट्री, जो सबसे आउटर मोस्ट होता है, कॉर्क होता है, उसके बाद आता है आपका कॉर्क, ठीक है। उसके बाद आपका जाइलम, उसके बाद आपका आता है फिल्म, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे कि जाइलम और फिल्म, ये आप अंदर कर लो जाइलम, आप फिल्म को आप बाहर कर लो, ठीक है। ये हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो फिर आपका आता है हर्टवुड,
फिर आता है जो अंदर में होता है पेड़ के, उसको बीच में बोलते हो हर्टवुड। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ हर्टवुड, आप लिख लेना। फिर ये स्टेप तो प्रोसेस क्या होता है, यही चीज़ रिपीट हो जाता है इस साइड भी। तो ये आप समझोगे कि अगर ओल्ड जाइलम हो जाए तो उसमें वो प्लांट्स किसी भी पार्ट को जायज़ नहीं जाने देता है, मतलब बेकार नहीं जाने देता। उसमें क्या स्टोर करने लग जाता है वो ओल्ड जाइलम में, वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको अंडरलाइन कीजिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने लग जाता है। इन रेजिन्स एंड गम्स, तो रेजिन्स और गम्स क्या होता है ना, क्या कि यहाँ पे ऐसे करके एक विस्कस सब्सटेंस होते हैं चिपचिपे जैसे, ये रेजिन्स हो गए, ये तो गम्स है जहाँ पे कीड़े मकोड़े जो है ना फंस जाते हैं, वो गूंद जैसा होता है रबड़ लाइक। और रेजिन्स थोड़ा हार्ड होता है, पेड़ का आप लोग रेजिन देखे हो जहाँ पे वुड पिकर बैठ रहा है तो वो आपका क्या कर रहा है, उसको वो चिड़िया घोंसला बना रही। तो ये सब जो पार्ट है ना वो रेजिन है वो, उसमें क्या कर रहा है, वो हार्ड भी है, थोड़ा विस्कस भी है। तो उसके आप थोड़ा सा अंदर देखोगे उसके बाहरी स्ट्रक्चर को, तो आपको रेजिन वहाँ पे मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया हमारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको करना क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन सब मैं एक बार उससे वीडियो बना लूँगा एनसीईआरटी पे, और कोई भी आपको डाउट आता है आप इसमें प्लीज़ मुझे बताइए, मैं फिर से उसको एक बार वन शॉट में तो उसको बताऊँगा ही। ये कुछ क्लियर पॉइंट्स हैं, आप इसको लिख लीजिए। कंप्लीट हो गया।